आई एम रविंद्र सिंह साही, योर होस्ट एंड गोस्ट। जो आपको क्या पढ़ाने जा रहा है आज आपको पढ़ाएंगे हम ग्रेविटेशन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक सीरीज होगी, इस सीरीज को जो बच्चे कर लेंगे उनको ये चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। हम लोग छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे। एक कॉन्सेप्ट आज टॉपिक है आज का ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशन इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है ये? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू बॉडीज। कोई भी दो बॉडीज इस यूनिवर्स के अंदर, कोई भी दो बॉडीज होंगी, वो क्या है, उसके बीच में क्या होगी? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जिस तरह से ये पेन और मैं, ये मार्कर है, इस मार्कर के और मेरे बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? यस। मैं इसको अट्रैक्ट कर रहा हूं, ये मेरे को अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट करने का मतलब है ये मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, मैं इसको अपनी तरफ खींच रहा हूं। क्या ऐसा हो रहा है? देखो ये प्रणव जी बोलते हैं ऐसा नहीं हो रहा है। नहीं ना हो रहा है बेटा, ऐसा हो रहा है। मैंने क्यों बोला? ग्रेविटेशन क्या है? इट इज अ फोर्स। किसकी फोर्स है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके बीच में? टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में इन द यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स, आई एम ए ऑब्जेक्ट, दिस इज आल्सो एन ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट की जगह पे मैं लिख सकता हूं बॉडीज। क्या लिख सकता हूं? बिटवीन टू बॉडीज। तो दो बॉडीज के बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? हाँ जी। अरे क्लास के अंदर आपकी ट्यूब बैठी हुई है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना। आपके दो कहता हाँ होती है। पॉइंट टू बी नोटेड। ये आपका भाई है, देख लेना इसको। और देखो आप अपने फ्रेंड की तरफ भी आकर्षित होते हो, इवन कि जिससे आपकी नहीं बनती है उसके साथ भी आपकी अट्रैक्शन होती है, ठीक है। मगर वहां पे क्या होती है? अट्रैक्शन एंड रिपल्शन दोनों काम करती हैं। मगर यहां पर क्या है? ग्रेविटेशन के अंदर क्या होता है? ओनली अट्रैक्शन ही काम करती है, सिर्फ अट्रैक्ट करती है। हर दुनिया में हर कोई दो बॉडीज होंगी, उसके बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ही होगी। अब मेरे में और इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये नहीं है। आप में और मेरे में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये नहीं है। वो ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि हम लोग एक दूसरे की तरफ खींचे क्यों नहीं जा रहे? इसका भी एक कारण है, इसका भी एक कारण है। वो कारण अभी थोड़ी देर में बताऊंगा मैं आपको, मगर पहले इसका खत्म कर लें। दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट जो होगा ना, इस ऑब्जेक्ट का हम लोग क्या लेंगे? मास। क्या लेंगे? मास। जब हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं आई एम एन ऑब्जेक्ट, तो मेरे वेट को लिया जाएगा। किसको लिया जाएगा? मास को लिया जाएगा। किसको लिया जाएगा? मास को। और याद रखना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास एंड वेट के बीच में मास होता है टोटल मैटर पोजेस्ड बाय ए बॉडी। टोटल मैटर पोजेस्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास। मगर जो उसका वेट होगा वो वेट होगा। मगर हम कभी कभी क्या करते हैं? इसको मास को वेट बोल के चले जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके। अब मैंने आपको बोला कि कोई भी दो बॉडी है, और जैसे मैंने कहा कि ये क्या पेन के अंदर मेरे में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है, और प्रणव ने कहा नहीं हो रही है। अभी हो क्यों नहीं रही है, इसका आंसर देता हूं। जब भी कभी दो बॉडी, कोई भी दो बॉडी, जब छोड़ो, जब भी सॉरी जो भी कोई दो बॉडीज होंगी उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो होगी ही होगी, राइट। और वो यहां पे हमारे अंदर क्यों नजर नहीं आ रही है? इसलिए नजर नहीं आ रही है क्योंकि एक बड़ी बॉडी वहां बैठी हुई है। मान लीजिए यहां पे मैंने एक मैग्नेट रख दिया, ये मैग्नेट का नाम रख दिया मैंने M1। यहां पे मैंने दूसरा मैग्नेट रख दिया जो इससे बड़ा है, ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा, एक बड़ा मैग्नेट रख दिया, इसका नाम रख दिया मैंने M2। क्या ये दोनों एक दूसरे खींचेंगे? नहीं खींचेंगे। यस। कौन सा खींचा हुआ चला जाएगा इसकी तरफ? अरे ये भी जाएगा और ये भी आने की कोशिश करेगा, मगर ये बड़ा है, ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा। मगर यहां पर क्या है? एक बहुत बड़ा मैग्नेट पड़ा हुआ है, जिसको रख दिया मैंने M3। अब क्या होगा? क्या इसकी फोर्स इस पे लगेगी या इन दोनों की फोर्स लगेगी? हाँ जी, ये दोनों को कौन खींचेगा अपनी तरफ? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को खींचने की जगह पर खुद ही खींचे कहीं और चले जाएंगे, और ये इसको पकड़ के रखेगा, ये इसको पकड़ के रखेगा। कैसा होता है? अब मिस्टर प्रणव बोलेंगे कि सर आपने तो दो ऑब्जेक्ट बोली थी, तो इसके अपने बारे में समझाओ ना, ये मैग्नेट कहां से आ गया? ठीक है, अरे भाई साहब, अर्थ के पास अपना एक पुल है। अर्थ इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। मैं भी तो एक ऑब्जेक्ट हूं, ये भी तो ऑब्जेक्ट है। इसके ऊपर किसकी फोर्स लग रही है? अर्थ की। मेरे ऊपर किसकी लग रही है? अर्थ की। तो हम दोनों एक दूसरे की तरफ भागेंगे या अर्थ की तरफ भागेंगे? बड़ा कौन? तो इसीलिए फोर्स हमेशा किसकी काम करती है?
बड़े बड़े। समझ में आ गया? ग्रेविटेशनल फोर्स समझ में आ गया? व्हाट इज ग्रेविटेशन समझ में आ गया? ग्रेविटेशन क्या है? इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके बीच में? कोई भी दो बॉडीज के बीच में इस यूनिवर्स के अंदर, चाहे वो एक स्टार हो, चाहे एक प्लेनेट हो, चाहे एक प्लेनेट हो, चाहे एक सैटेलाइट हो, जैसे अर्थ है, अर्थ का मून के ऊपर। ठीक है, क्लियर है? ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, सन का स्टार के ऊपर भी हो सकता है, सन इटसेल्फ इज अ स्टार, इनके ऊपर भी होगा। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में जब जाएंगे तो पता चलेगा कि जब भी कभी अर्थ इन्वॉल्व होगी, क्या इन्वॉल्व होगी? अर्थ इन्वॉल्व होगी, तो हम उसको ग्रेविटेशन नहीं कहते, हम उसे एक और टर्म के नाम से बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी। वो मैं बाद में सीखूंगा इस टॉपिक के। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? नाउ फर्दर, अब एक और चीज लेके चलेंगे। नाउ द टॉपिक इज ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कौन सा है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दिस लॉ वाज गिवन बाय न्यूटन बाबा। जानते हो न्यूटन बाबा? आइजैक न्यूटन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोला जाता है, या इसको बोला जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ये जो लॉ था, इसके बारे में न्यूटन ने ये दिया था, और न्यूटन ने कहा था कि ये क्या कहता है? ये कहता है इट स्टेट्स, न्यूटन ने कहा था, कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट, दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, हर एक ऑब्जेक्ट क्या है इस यूनिवर्स के अंदर, अट्रैक्ट्स एवरी अदर। हाँ जी, क्या बोल रहा है? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स। कहा? मैंने नहीं कहा, आइजैक न्यूटन ने कहा। यही मैं समझा रहा था आपको। ये है, कहता है, किससे करता है? एक ऐसे फोर्स के साथ विच इज प्रोपोर्शनल टू, विच इज प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल जब भी बोला वर्ड यूज किया जाता है तो वो हम ऐसे करके यूज करते हैं, सिंपल लेते हैं प्रोपोर्शनल का। और जब प्रोपोर्शनल बोलते हैं जिससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब हम वर्ड प्रोपोर्शनल बोलते हैं तो क्या होता है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसको? टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, देयर मासेस, जो मैं यहां बता रहा हूं, उसके मास के प्रोडक्ट के, यानी कि दो बॉडीज हैं, दोनों का जो मास होगा उनको मल्टीप्लाई कर दो, उसके लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और तो और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जब हम डिस्टेंस के बारे में करते हैं तो हम सेंटर टू सेंटर लेते हैं। कहां से लेते हैं? सेंटर टू सेंटर लेते हैं। ठीक है, सेंटर टू सेंटर लेंगे। अब इसको हम लोग समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। मैंने क्या किया, यहां पर मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट ले ली। ठीक है, यहां पर मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट और ले ली। ठीक है, अब मेरा सर्कल अगर नहीं सही बना होगा तो भैया एक्सक्यूज कर देना, क्योंकि मैं डायग्राम बनाने में ज्यादा एक्सपर्ट हूं आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों की डायग्राम में हमेशा खराब बनती है, मेरी डायग्राम हमेशा अच्छी बनती है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, इसलिए मैं बार बार प्रैक्टिस कर रहा हूं कि एक बार सर्कल मेरा अच्छा बन जाए। कुछ बच्चे तो कमेंट कर देंगे, सर पहले सर्कल बनाना सीख लो। मैं कहूँगा ठीक है बेटा, सीख लूंगा। अब मैंने कहा कि इसका जो मास है, ये सेंटर है सर, ये भी सेंटर है। दो ऑब्जेक्ट ले लिए मैंने, इसको मैंने कहा इसका मास क्या है? m1, इसका मास क्या है? m2। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर क्या होगा, ये एक फोर्स लगाएगी इधर और ये एक फोर्स लगाएगी इधर। दोनों क्या लगा रही हैं? एक दूसरे पर फोर्स। और यही लिखा हुआ है कि ये दोनों क्या कर रही है? एक दूसरे को क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। तो अट्रैक्ट कैसे करेंगी? फोर्स के साथ। इस फोर्स को क्या बोला जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोला जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसने अपना फोर्स लगाया, इसने अपना फोर्स लगाया, दोनों ने फोर्स लगा दिया। अब जब फोर्स लगाया तो जो हमारे जो न्यूटन बाबा थे, न्यूटन बाबा जी ने बोला कि ये जो फोर्स है, अब यहां मैथमेटिकली कर रहा हूं, मैथमेटिकली द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या है? क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मास क्या है? m1 एक का, दूसरे का क्या है? m2। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो उसने ये बोल दिया पहली चीज। दूसरी क्या बोली? कहता है कि जो इनका डिस्टेंस है, डिस्टेंस कहां से लेके कहां तक है?
ये सेंटर, सेंटर से लेके इस सेंटर तक, सेंटर से लेके ये सेंटर आ गया, ये सेंटर तक, ये जो सेंटर है, ये सेंटर के बीच में जो सेंटर होगा, यानी कि सेंटर टू सेंटर, यहां क्या लिखना, जब भी आप करोगे तो क्या करोगे, सेंटर टू सेंटर, क्या लोगे, सेंटर टू सेंटर, बीच में से लोगे, ठीक है। जब सेंटर से लोगे तो उसने बोला इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जब इनवर्सली होता है तो क्या होता है, 1 अपॉन ये डिस्टेंस था, डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये हमने ले लिया सेकंड, क्या कर दिया, सेकंड। जब हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं, क्या करते हैं, दोनों को इक्वेट को, जब हम इसको इक्वेट करेंगे, जब हम फर्स्ट एंड सेकंड को इक्वेट करते हैं, लिख सकते हैं इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमें क्या पता लगता है कि फोर्स क्या है, डायरेक्टली ये जो प्रोपोर्शनल है किसके, m1 इंटू m2 इंटू क्या आएगा 1 बाई डी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, यहां डॉट लगा सकते हो, अपॉन क्या आ जाएगा d2, यानी कि d का स्क्वायर, और ये मेरे को क्या बोलता है, एक फॉर्मूला मिलता है जो क्या बोलता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और इसी को हम लोग इस ढंग से लिख सकते हैं, किस ढंग से लिख सकते हैं, अगर प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव किया जाए, F इज इक्वल टू, क्योंकि मैंने प्रोपोर्शनलिटी खत्म की, हम लेके आ गए एक G को, ये बोला m1 m2 अपॉन d का स्क्वायर। नाउ दिस इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दिस G इज सेड टू बी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको कि हम लोग ये भी बोलते हैं यूनिवर्सल, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दुनिया में इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज होती ही नहीं, क्योंकि ये क्या है, इसने यूनिवर्स के बारे में बोला कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट को पकड़ लो यूनिवर्स में, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू वही देगी, एंड दिस वाज मैथमेटिकली प्रूव्ड एंड एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय आइजैक न्यूटन। ठीक है जी, क्लियर हो गया, ये था आपका एक चीज। अच्छा बच्चों, आपको ना ये जो f इज डायरेक्टली f इज प्रोपोर्शनल टू m1 इनटू, ये नजर नहीं आ रहा होगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसके पहले क्या है, क्योंकि नीचे आपको नजर नहीं आ रहा, मैं यहां लिख रहा हूं, f इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, मैंने ये वो नीचे बनाया था यहां पर, इसके नीचे जो आपको नजर नहीं आया होगा, क्योंकि m1 इंटू m2 मैंने यहाँ पे ऐसे लिख लिया नीचे, वो इधर आ गया, और ये b स्क्वायर मैं इसके नीचे लेके आया था, वो मैं यहाँ रख रहा हूँ, क्योंकि नीचे शायद आपको नजर नहीं आ रहा होगा, मैं साइड में हो रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपको जब एग्जाम में इसका आंसर लिखना है, ये डेरिवेशन जब करनी है, आपने करना क्या है, पहले यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखना है, इसको भी न्यूटन्स लॉ भी बोलते हैं, फिर ये डायग्राम बनाएंगे नीचे आप, उसके नीचे आप ये सब ड्राइव करेंगे, अब ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे, फिर आप ये लिखेंगे, और इसको ऐसे बॉक्स के अंदर रख देंगे, और आप लिखोगे वेयर G इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इस वैल्यू को हम आगे जाके इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमारे काम आएगी। यहाँ पे आपका ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट खत्म होता है, हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो हम अब आए हैं अपने अगले वीडियो के अंदर, जो है इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसके अंदर हमने 4 पॉइंट्स रखे हैं, और 4 ही पॉइंट्स हैं। इसके अंदर दिस लॉ क्या करता है, दिस इज एप्लीकेबल ऑन एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स, इस दुनिया के अंदर, इस संसार के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबके ऊपर होता है। अगर हमने अपना, आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा है, तो उसके अंदर आपको यही नजर आया ग्रेविटेशन के अंदर, जो कि हमने इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। नाउ सेकंड, इट एक्सप्लेन्स द कॉज ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड, किसका, मून का, अराउंड द अर्थ, मून जो है किस तरह से अर्थ के आगे पीछे घूम रहा है, ये उसको भी समझाता है। क्यों, क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ खींच के रखती है, और मून भी उससे अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से रख रहा है, जबकि उसकी वीक है। एंड रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, और सन के आगे पीछे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो किस तरह से घूम रहे हैं, वो वहीं पे क्यों घूमते रहते हैं, कहीं और क्यों नहीं चले जाते, किसी और सन के पास क्यों नहीं जा रहे, या फिर वो सोलर सिस्टम से एस्केप क्यों नहीं कर रहे, ये उसको भी समझाता है। नेक्स्ट इज दिस लॉ एक्सप्लेन द कॉज ऑफ डीप एंड लो टाइड्स। आपको पता है समुद्र के अंदर ड्यू टू द
फोर्स ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ किसका, मून और सन की वजह से दो बार लहरें धरती की ऊपर चढ़ती हैं और दो तरफ वापस रिसीड कर जाती हैं। इसको बोलते हैं हाई एंड लो टाइड्स। तो हमने इसको लिखा हुआ है यहाँ कि उसको भी ये एक्सप्लेन करता है। जितनी जल्दी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी उतनी ही चीज उसकी तरफ आकर्षित होनी चाहिए, वही चीज इसको क्लियर कर। और एक और चीज करता है, ये बताता है कि धरती के ऊपर, अर्थ के ऊपर जितनी भी चीजें हैं वो वैसे की वैसे ही क्यों हैं। आपने किताब यहाँ पे रख दी टेबल के ऊपर, तो टेबल पर ही क्यों पड़ी हुई है। अगर मैं मार्कर यहाँ रख दूं तो ये यहाँ से उठ के खुद ब खुद यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, स्केप क्यों नहीं कर रहा कहीं और, हवा में क्यों नहीं तैर रहा। तो ऐसा क्यों है, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो हम अर्थ के ऊपर ही क्यों खड़े हैं, इसको जाता है। और साथ में ये भी एक्सप्लेन करता है कि यहाँ का जो वातावरण है, ये वातावरण किस तरह से बना हुआ है और ये धरती के साथ ही क्यों जुड़ा हुआ है, धरती से दूर क्यों चला नहीं जाता है, ये बताता है। चलो बच्चों अब चलते हैं अपने अगली वीडियो की तरफ। समझा था कि जी क्या है, जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर जी एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है तो इसकी कोई वैल्यू भी होगी, इसका कोई यूनिट भी होगा। उसे कैसे निकालेंगे, उसके निकालने के लिए न्यूटन ने क्या कहा, न्यूटन ने कहा देखो मैंने ये चीज आपको बता दी, ये चीज बताई। अब उसने बोला कि यहाँ पे उसने जी भी लिखा था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए, उसने कहा जी को यहीं रखो, जी को यहीं रखो। अगर मैं जी को इधर ही रखूं और इसको इधर ले आऊं तो ये क्या होगा, एफ की किससे मल्टीप्लिकेशन होगी, टी स्क्वायर के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, और इसके नीचे क्या आ जाएगा m1 इंटू m2, ये दोनों आ गए, ठीक है। और g मैंने लिखा पहले, इसको मैं इधर लिख रहा हूं, और इसको ठीक करने के लिए मैं थोड़ा सा और सही कर रहा हूं। f जो फोर्स है, फोर्स का यूनिट हमको मालूम है क्या होता है, न्यूटन। मैं यहां पे लिख भी रहा हूं कि यूनिट ऑफ फोर्स, यहां मैं लिख रहा हूं कि इसके यूनिट्स क्या है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। सिंबल क्या है, एन, मैंने यहां लिख लिया। डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट कितना होता है, डिस्टेंस का क्या होता है, डी। यहां मैं छोटा डी लिख लूं, जैसे मर्जी कर लूं, एक ही बात है। और डिस्टेंस जो होता है किलोमीटर में होता है, और उसका छोटा यूनिट क्या होता है, मीटर। तो मैंने क्या कर दिया, मीटर कर दिया, मैंने इसके एम लिख लिया, ठीक है। मगर डिस्टेंस का क्या है, स्क्वायर है, तो मैंने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर लगा दिया, अपॉन क्या है, मास क्या है, हाँ जी मास। मास के लिए क्या करते हैं हम लोग, किलोग्राम, केजी, मैंने ये लिख दिया केजी, राइट। अब यही मैंने जी लिखा, दोनों तो भैया ग्राम का, इसको वही किलोग्राम में रहेगा, इसको हम चेंज तो नहीं कर सकते। अब ये क्योंकि दो है हम इसको स्क्वायर भी कर सकते हैं, मतलब मैं नहीं कर रहा। ये आ गया एन एम स्क्वायर अपॉन केजी माइनस 1, केजी माइनस 1, ये मेरा यूनिट बन गया। देखो ये जो है मेरा, ये मेरा क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू निकालने के काम में आएगा, और ये बहुत जगह न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगा।